हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार यादव। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जीनियस 2.0 बेसिक पॉइंट है। तो आज हम लोग जो है इसमें बात करने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया की पहचान क्या होती है और रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में बातें हो चुकी हैं। तो आज जो है हम लोग इसमें दूसरा हेडिंग जो है लेते हैं और इसको जो है अध्ययन करते हैं। और आप इसका जो है प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सपोर्ट करिए। तो इसमें दूसरा हेडिंग हम लोग लेते हैं। दूसरा हेडिंग जो है वो हम लोगों का है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको आप लिखते चलेंगे, धीरे धीरे समझते चलेंगे, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपक्रियाएं एक बार ही होती हैं। तो चलिए इसका जो है परिभाषा हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में लिखते हैं, फिर आगे इसको समझते हैं। देखिए इसमें परिभाषा क्या होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु या सरल अवयवी तत्वों के रूप में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया कहलाती है। चलिए परिभाषा को समझते हैं, कुछ पॉइंट और नोट करते हैं, तब आगे चलते हैं। देखिए वियोजन अपक्रिया होती क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। कोई भी रासायनिक अपक्रिया अगर उसमें यह विशेष प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि यह वियोजन अपक्रिया हो रही है या अपघटन अपक्रिया हो रही है, या इसको अनुत्क्रमणीय अपक्रिया भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक क्या होगा, किसी बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु या सरल अवयवी तत्वों के रूप में अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए इस अपक्रिया में होता क्या है, इसमें बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है और विद्युत होते हैं। इसमें प्रभाव को हटाने से, इसमें प्रभाव को हटा लेने से
हटा लेने से मूल पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं। क्योंकि ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया जो होगी यह कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय होगी। यानी अगर एक बार किसी दिशा में हो जाएगा तो यह दोबारा जो होता है इसको पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अपघटन अपक्रिया कहेंगे। चलिए इसको हम लोग जो है आगे इसका डेफिनेशन जो है इंग्लिश में जो है हम लोग इसको राइट करेंगे और समझेंगे। फिर इसके आगे जो है इसके प्रकार के बारे में समझेंगे और जो है उदाहरण सहित इसको हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन जो है हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। These chemical reaction in which a compound change into their simple element and their component in the presence of आउटर फैक्टर। देखिए इसका ये मूल परिभाषा होगा। इसमें क्या देखेंगे? दीज केमिकल रिएक्शन यानी इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं इन विच एक कंपाउंड है जिसमें कोई यौगिक चेंज यानी परिवर्तित होता है इनटू देयर सिंपल एलिमेंट यानी अपने साधारण अवयवी तत्वों के रूप में, या फिर लघु यौगिक कह सकते हैं यानी वेरी सिंपल, ठीक ना। देयर कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ आउटर फैक्टर जो कि बाह्य कारकों के द्वारा होता है। यानी इस अपक्रिया में यानी इसको हम क्या कहेंगे? इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें कुछ पॉइंट भी नोट करने हैं। जैसे वियोजन अपक्रिया तो ये समझ में आ गया, वियोजन अपक्रिया होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? बाह्य कारक कौन से होते हैं? यानी आउटर फैक्टर जो होते हैं, आउटर फैक्टर लाइक कौन कौन से होंगे इसमें सबसे पहले आपका होगा हीट यानी ऊष्मा। इसके अलावा लाइट यानी प्रकाश, और क्या होगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी विद्युत प्रभाव होगा, जिसके कारण यह जो होगा अपने अवयवी आयनों के रूप में टूटेगा। इसके अलावा इसमें भी कुछ देखा गया है कि अगर हम इस प्रभाव को हटा दें यानी रिमूव दिस इफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टेंट, यानी इसमें अगर हम जो है फैक्टर को रिमूव करें यानी फैक्टर आर रिमूव्ड नो हैव इफेक्ट ऑन
रिएक्टेंट, यानी जो क्रिया कारक है या मूल जो होते हैं पदार्थ होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि यह अपक्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ होगा, अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे और उस पर जो होगा ऊष्मा पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, या फिर हम उसको गर्म करेंगे, ऊष्मा यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जैसे ही ऊष्मा देंगे तो यह अपने लघु या अयस्क आयनों के रूप में अपघटित हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है जिसमें सूर्य के प्रभाव के कारण हो रहा हो और पदार्थ जो है अयस्क आयनों में बदल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहेंगे। और जो तीसरा इसमें होगा, तीसरे में यह देखा जाएगा कि किसी भी पदार्थ की गलित अवस्था में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अवयवी आयन जो होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका अध्ययन हम लोग जो है करते हैं आगे। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसके टाइप को देखेंगे, इसमें टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। क्योंकि बाह्य कारक जो प्रभाव हैं, प्रभाव मुख्यतः 3 ही हैं, ऊष्मा है, प्रकाश है और जो है आपका विद्युत है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखेंगे ऊष्मीय अपघटन, यानी यहाँ पर टाइप फर्स्ट में जो है ऊष्मीय अपघटन होता है। ऊष्मीय अपघटन जिसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया होता क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं और समझते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल को लेंगे और समझेंगे। वह अपघटन अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के प्रभाव द्वारा अपघटित होता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे हम इसको, यानी ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कौन सी होगी, वह अपक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक ऊष्मा के प्रभाव द्वारा जो होता है वह अपने अवयवी आयनों के रूप में अपघटित हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भैया ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन इंग्लिश में समझते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं, आगे चलते हैं। दीज टाइप ऑफ decomposition reaction are completed in the effect of heat is known as thermal डिकम्पोजिशन। क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पर जो होता है इंग्लिश में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि अर्थ जो है वह सेम आ रहा है। इस प्रकार का जो होता है उसमें अपघटन अपक्रिया या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इस प्रकार की अपक्रिया होगा, या फिर आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन are completed in the effect of the heat is known as thermal decomposition। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन जो होगा किसी पदार्थ का ऊष्मा के प्रभाव द्वारा होगा
तब यहाँ पर ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसमें फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए, गर्म किया जाए तो यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, व्हेन वी आर heated, we are heat a compound of calcium carbonate is give rises calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दिया जाए तो यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी व्हेन वी आर हीटेड ए कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर डीकम्पोजिशन इज गिवन या गिव राइज कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं आफ्टर डीकम्पोजिशन, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं, आफ्टर डीकम्पोजिशन, आफ्टर डीकम्पोजिशन इज गिव राइज CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, इसको समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। अगर हम इसको हीट कर दें, क्या करें, हीट करें, ये हीट का सिंबल होता है त्रिभुज की तरह। तो यहाँ पर क्या है, यह कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मुख्यतः दो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, यानी दो प्रकार के यौगिक से। किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो यह चेंज हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस आपका CO2 में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह एक यौगिक है। अब इसमें बाह्य कारक हमने क्या दिया, ऊष्मा को दिया, जिससे यह हीट हो गया और हीट होने के बाद यह अपने अवयवी यौगिकों या लघु यौगिकों में यह ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह अपघटित हो गया। और इस प्रकार का जो अपक्रिया होता है इसका यूज कहाँ पर होता है, इंडस्ट्री में। जैसे दीज मेथड आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज ऑफ सीमेंट। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसका उपयोग जो होता है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो यह जो होता है हमारा क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। चलिए इसमें एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं और इसको जो है डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल जो है सेकंड, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, सेकंड लेते हैं। जैसे मान लीजिए फेरस ऑक्साइड है, यानी यहाँ पर आपका जो होता है फेरस ऑक्साइड ने फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को गर्म कर दिया जाए, को गर्म कर दिया जाए तो यह अपघटित होकर फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। यानी वी कैन हीट
फेरस सल्फेट आफ्टर decomposition is give rise to the ferrous oxide, sulfur dioxide and sulfur ट्राईऑक्साइड। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे, इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया क्या, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, गर्म कर दिया। तो हमको पता है भाई ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड और आयरन से मिलकर बना हुआ है। तो यह अपघटित होगा किस में, जैसे मान लीजिए Fe2O3। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है और आयरन जो है यहाँ पर 2 है। तो Fe3O3 यानी Fe2O3 लिख दिया गया। तो यानी Fe जो है और इसमें से O निकल गया है कितना, 3। तो इसमें बचा कितना है, 4 दूनी 8 में 5। तो यहाँ पर जो होगा सल्फ़र कितना है भैया, सल्फ़र 2 है। तो यहाँ पर बनाएगा SO2 और क्या बनाएगा, SO3। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों तरफ जो इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं, तत्व दिख रहे हैं या एटम दिख रहे हैं, वह इक्वल हैं। इसका मतलब यह केमिकल इक्वेशन जो है हमारा बैलेंस है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह किससे किससे मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 आयरन था, 2 सल्फर था और 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी 2 आयरन, 3 ऑक्सीजन, 2 सल्फर और 3 2 5, 5 3 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखिए इस फेरस सल्फेट को जो है हम लोग गर्म कर दिए तो फेरस ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राईऑक्साइड बना। इस तरह से ऊष्मा के प्रभाव से जो है कोई भी पदार्थ अपने अवयवी आयनों के रूप में अपघटित हो रहा है। तो यह हमारा क्या है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है। अब चलिए इसमें जो है टाइप सेकंड का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। टाइप सेकंड में हम लोग देखते हैं, टाइप सेकंड जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया। क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। तो यहाँ पर टाइप सेकंड देखते हैं हम लोग। टाइप सेकंड में प्रकाश अपघटन अपक्रिया, देखिए इसको फोटोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोलाइसिस। अब देखिए प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या होता है, इसको जो है हम लोग समझते हैं। वह अपघटन अपक्रिया, वह अपघटन अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होता है, संपन्न होता है, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यानी दीज decomposition reaction are completed by the presence of sunlight is known as फोटोलाइसिस। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, यानी वह अपघटन अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होती है उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ होगा, अगर उसमें अपघटन जो है वह सूर्य के प्रकाश द्वारा हो तो वह क्या कहा जाएगा, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। चलिए इसमें एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, आपका होता है जैसे AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड,
जो सिल्वर क्लोराइड होता है अगर इसको गर्म कर दिया जाए, यानी अगर प्रकाश दिया जाए, तो यह अपने अवयवी आयनों के रूप में टूटता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह टूटेगा 2Ag प्लस Cl2 में, यानी यहाँ पर जो है AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये हमारा इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यह है हमारा एक यौगिक यानी कंपाउंड। जब इसको हम प्रकाश देते हैं यानी लाइट देते हैं, लाइट जैसे ही देंगे यह क्या होगा, यह अपघटित होकर सिल्वर में और जो होगा क्लोरीन में बदल जाएगा। कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे इसको जो है हम लोग प्रकाश में रखते हैं तो यह अपघटित होता है, क्योंकि जो AgCl होता है और AgBr होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है और सिल्वर ब्रोमाइड आर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज शाइनिंग इन ग्रे color. These are used in black and white film. Black and white फिल्म या फोटोग्राफी कह सकते हैं, फोटोग्राफी। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है हम ये बताए हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड होता है आर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में इज शाइनिंग, यह चमकता है इन ग्रे कलर, किस रंग का, स्लेटी रंग का हो जाता है। दीज आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, क्योंकि इसका उपयोग जो है ब्लैक एंड वाइट यानी श्वेत श्याम फोटोग्राफी कहा जाता है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में फ़ोटो को जब निकलवाया जाता था तो उसके साथ एक निगेटिव मिलता था, निगेटिव ब्लैक टाइप का होता था, उसको हम सूर्य के प्रकाश में ले जाते थे और इधर उधर करते थे तो बाल जो होता था वो वाइट दिखता था और कभी कभी जो होता था वह ब्लैक दिखता था। तो इसमें पोलराइजेशन के भी कारण होता है और उसका कारण क्या होता है कि इसमें जो सिल्वर क्लोराइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड होता है वह सूर्य के प्रकाश में कैसा देता है, ग्रे रंग देता है, यानी स्लेटी कलर देता है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश अपघटन अपक्रिया किस प्रकार से होता है। चलिए इसके हम थर्ड टाइप पर चलते हैं। थर्ड टाइप जो है, टाइप थर्ड में देखेंगे भैया, तो यह होता है विद्युत अपघटन। क्या होता है, विद्युत अपघटन। अब देखिए विद्युत अपघटन क्या होते हैं, टाइप थर्ड में देखिएगा, टाइप थर्ड यह होता है विद्युत अपघटन, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, यानी वह अपघटन अपक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अवयवी आयनों के रूप में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहलाती हैं। देखिए इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं जिसको हम लोग समझेंगे, यानी वह अपघटन अपक्रिया जिसमें पदार्थ क्या होगा, पदार्थ की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
वह अपने अवयवी आयनों के रूप में अपघटित हो जाएगा, उसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इसमें नोट करने लायक है कि इसमें जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में जो इसमें यौगिक में तत्व रहेंगे, जैसे मान लीजिए पदार्थ में जो धातु होंगे, धातु कैथोड की तरफ, धातु कैथोड पर तथा अधातु एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे और यह जो होगा सरल हो जाएगा। चलिए इसको जो है डेफिनेशन जो है पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। दीज टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी दीज टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन a compound in the melt state apply the electric current is decomposed in their simple component। देखिए क्या है, दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, इस प्रकार की जो अपघटन अपक्रिया होती है, एक कंपाउंड यानी कोई भी यौगिक इन द मिल्ट स्टेट यानी गलित अवस्था में, अप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इज डिकम्पोज्ड जो अपघटित हो जाती है, इन देयर सिंपल कंपाउंड उनके सरल यौगिकों के रूप में यानी कंपोनेंट के रूप में। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा और हम लोग नोट करेंगे। इन दिस रिएक्शन, इन दीज reaction metals are accumulate on the side of cathode and similar non-metal are accumulate the side of एनोड। देखिए इसमें क्या है, जो भी पदार्थ होगा अगर उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो उसमें धातु होगा वो कैथोड की तरफ और जो अधातु होगा वो एनोड की तरफ होगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं, कैसे इसको समझेंगे कि भैया इसमें जो है यह विद्युत अपघटन अपक्रिया हो रही है। तो इसमें उदाहरण लेते हैं, सिंपली हम इसको समझते हैं। इसमें जो है ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिखने पर ये वीडियो जो होगा काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसमें उदाहरण एक लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर होता है, जल को जो होता है जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराने पर यानी किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है हम कोई जार ले लेते हैं और इस जार में जो होता है बैटरी से जुड़े 2 प्लेटें लगाते हैं। अब यहाँ पर दोनों प्लेटों में देखेंगे होगा क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तरफ जो होगा कैथोड होगा और एक तरफ जो होगा एनोड होगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज जोड़ दिया जाए तो ये जो होगा एनोड होगा, और यहाँ पर जो है माइनस चार्ज जोड़ दिया जाए तो ये जो होगा कैथोड होगा। अब इसमें जो होगा जल भरा होगा, जैसे ही गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल में आपको पता है H+ आयन होगा और OH- आयन होगा, और यहाँ पर जो होगा इन सब पर प्लस प्लस चार्ज होगा और इस पे जो होगा ये ऋण विद्युतीय प्लेट होगा, यानी इस पर जो होगा प्लस इफेक्ट होगा, इस पर माइनस इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन है यह कैसा होगा, निगेटिव, जो कि किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वह अट्रैक्ट होगा एनोड प्लेट की तरफ, यह इस पर एकत्रित होगा। और इसमें जो है हाइड्रोजन जो है वह कैथोड पर, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होगा, यह जो होगा अट्रैक्ट होगा किस पे, माइनस की तरफ। इसी प्रकार जो है दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे KCl का जल अपघटन करा दिया जाए, यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ KCl, जल अपघटन। अब यहाँ पर जो है इसका जल अपघटन कराएंगे तो इसमें देखेंगे कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो होगा कोई जार ले लिया जाए, अब इस जार में जो है 2 प्लेट डालते हैं हम लोग, एक जो होगा इस पर जो होगा मान लीजिए माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैथोड जो होगा प्लेट होगा। दूसरी तरफ जो होगा इस पर मान लीजिए प्लस चार्ज है, क्योंकि यह सिरा जो होगा वह किसका होगा, एनोड का होगा, किसका, एनोड का, यानी इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जो है हम जैसे पोटेशियम क्लोराइड की गलित अवस्था को इसमें डालेंगे, यौगिक जो होगा, तो पोटेशियम जो होगा उस पर K+ होता है और क्लोरीन पर क्या होता है, Cl- होता है। तो इसमें Cl- यानी क्लोराइड आयन जितने रहेंगे सभी के सभी जो हैं किस पर, एनोड पर एकत्रित हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और पोटेशियम जो होगा वो प्लस चार्ज होने के कारण माइनस जो प्लेट होगा उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा, तो यह किस पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर जमा हो जाएगा। तो यह जो होता है हमारा विद्युत अपघटन कहलाता है। अब हम लोग जो है आगे की तरफ चलते हैं अगली अपक्रिया पे, और अगली अपक्रिया क्या है इसको हम लोग देखते हैं। अगली अपक्रिया जो है हमारा तीसरी अपक्रिया जो है वह है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, देखिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो होता है प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझेंगे कैसे, यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के यौगिकों से उसको विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और यह अपक्रिया जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहला जो होता है वो होता है एकल विस्थापन अपक्रिया, और दूसरा जो होता है वह होता है द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम लिखे गए हैं। ये तत्व जो होते हैं भैया ये सक्रियता श्रेणी के बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। जैसे इधर देखेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे धातु सक्रिय हो जाएंगे, इधर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे धातु जो होंगे सक्रिय अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यौगिकों के तत्वों को विस्थापित कर
उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं और समझते हैं। पहले देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होंगे कम क्रियाशील तत्वों के यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं उनको, और उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो है डेफिनेशन लिखते हैं, दीज केमिकल रिएक्शन in which a more active metal are मोर का यहाँ पर जो है आप लेस कर दीजिए, लेस एक्टिव मेटल आर रिप्लेस्ड बाय एक्टिव metal on their on compound and get their place is known as डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, इसमें समझना है और दोनों को जो है हम लोग समझेंगे। यानी दीज केमिकल रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इन विच ए लेस एक्टिव मेटल, जिसमें कम क्रियाशील तत्व जो होगा आर रिप्लेस्ड बाय, यानी यह जो होगा परिवर्तित हो जाएगा बाय एक्टिव मेटल यानी सक्रिय तत्वों द्वारा, ऑन देयर ऑन कंपाउंड यानी यह अपने स्वतः के यौगिक से, एंड गेट देयर प्लेस और वह उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक जो होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है, दूसरा जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है हम लोग ज़्यादा लिखेंगे नहीं, इसको समझेंगे। पहला जो इसमें टाइप है, टाइप ए करके देख लीजिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो अभिक्रिया में आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही तत्व में देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं FeSO4 यानी फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जो होता है इसकी अभिक्रिया हम जो है जिंक से करा दें। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फेरस जो होता है वह कम एक्टिव होता है देन द जिंक, यानी जिंक से कम एक्टिव होता है, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बना लेगा जिंक सल्फेट और क्या करेगा, आयरन को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ही तत्व है जो एक ही तत्व का विस्थापन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें मान लीजिए दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए CuSO4 लेते हैं प्लस इसमें लेते हैं Fe। जैसे यहाँ पर देखेंगे Cu जो होगा वह लेस एक्टिव होगा देन द Fe, यानी Fe की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो आयरन होगा वह कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी यहाँ पर बना लेगा क्या, FeSO4 और यहाँ पर विस्थापित क्या हुआ, Cu हुआ। इसी प्रकार आप दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए Pb होता है, लेड होता है। लेड जो होता है
वह कॉपर से ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी कॉपर जो है यह लेस एक्टिव है, तो यह क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर बनाएगा यह PbSO4 और कॉपर हो जाएगा बाहर। तो इस प्रकार के जितने भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वह क्या होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा जो होता है टाइप बी देख लीजिए, यह जो होता है द्विविस्थापन, क्या होता है, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए उभय अपघटन अपक्रिया क्या होता है, जिसको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो यौगिक अलग अलग होंगे और इसमें जो होगा दोनों यौगिकों के जो तत्व होंगे जो सक्रिय अवस्था में पाए जाएंगे वह आपस में अदला बदली कर लेंगे, जिससे क्या होगा, दो अलग अलग यौगिक बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। जैसे आप इसको देख लीजिए, जैसे बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट की अपक्रिया जो है हम किससे कराएंगे भैया, बेरियम सल्फेट नहीं है, बेरियम जो है क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया जो है आप जो है सोडियम सल्फेट से कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम को अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पर सल्फेट की अपेक्षा जो है क्लोरीन ज़्यादा एक्टिव है। तो इसलिए क्या करेगा, ये इसके साथ अपक्रिया कर लेगा, ये इसके साथ अपक्रिया कर लेगा। यहाँ पर इसकी अदला बदली हो जा रही है जो धातु हैं। तो यहाँ पर ये बना क्या लेगा बच्चों, यहाँ पर ये बनाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और क्या बनाएगा, यहाँ पर जो होगा Na2 और उसके बाद क्या है आपका Cl2 है, तो यहाँ पर ये बनाएगा 2NaCl। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये जो इसमें रेडिकल्स हैं, मूलक हैं, इनके आयंस का जो है एक्सचेंज हुआ है एक दूसरे से, तो आप इसको समझ सकते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया है। अब चलिए हम लोग जो है अगले जो है रिएक्शन पर चलते हैं। अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर जो है ये कॉर्नर में लिखा हुआ जो पॉइंट है इसका काम समाप्त हुआ, तो इसको इरेज करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया। अब अगला हेडिंग हम लोग जो लेंगे 3 हो गया, चौथा हेडिंग लेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या लेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यानी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान क्या होगा, अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मीय अपघटन ऊष्माक्षेपी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, अपक्रिया कहलाती है। इसमें एक पॉइंट नोट करने का ये है कि इसमें जो ऊष्मा की मात्रा होती है, ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की तरफ धन चिन्ह के साथ दर्शाते हैं, धन चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया अगर वह हो रहा है जिसमें हमको यह देखने को मिलता है कि उसमें जो है ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। देखिए ऊष्मा का मतलब यानी हीट है, क्षेपी का मतलब होता है बाहर की तरफ छोड़ना।
तो यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा बाहर की तरफ निर्मुक्त होगा, और इसको जो है ऊष्मा की मात्रा को यानी अमाउंट ऑफ द हीट ऑन राइट द साइड ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसको हम किसकी तरफ लिखेंगे, जो उत्पाद है उत्पाद की तरफ इसको लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लेते हैं, दीज केमिकल रिएक्शन in which during reaction heat are released is known as exothermic reaction. The amount of heat are written the side of या side to product। देखिए इसको उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल जो है इसमें लेते हैं। ठीक, इसमें बताया क्या गया, इसको हमको समझना है। यानी कोई भी अपक्रिया हो रहा होगा उसमें ऊष्मा जो होगा निर्मुक्त हो रहा होगा, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाएगा, और इसको उत्पाद की तरफ धन चिन्ह के साथ हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन जो होता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन कराया जाए, यानी कार्बन को जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और ऊर्जा जो निर्मुक्त होगा वह कितना होगा, इसको हम लोग देख सकते हैं। यानी यह जो होगा 94 किलो कैलोरी एनर्जी जो होगा वह प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर प्लस जो होगा, प्लस के साथ जो होगा 94 किलो कैलोरी ऊर्जा को हम लोग लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगला हेडिंग जो है हम लोग लेते हैं। अगला हेडिंग जो होगा हम लोगों का वह लास्ट हेडिंग होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कि हमको इसमें जो है मुख्यतः 4 अपक्रिया पढ़ना है। बाकी के बचे हुए टॉपिक जो हैं वह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोगों का जो है 5वां हेडिंग होगा ऊष्माशोषी अपक्रिया। कौन सा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माशोषी अपक्रिया को इंग्लिश में कहा क्या जाता है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसके पहले वाला जो था एक्सोथर्मिक था, ये एंडो है। एंडो का मतलब होता है आंतरिक, और थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी जो ऊष्मा है वह अंदर की तरफ अगर जो है यूज होता है तो उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण हो ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा जो होती है, इसमें ऊष्मा की मात्रा को क्रियाकारक की तरफ धन चिन्ह किसके साथ? धन चिन्ह के साथ, या उत्पाद की तरफ ऋण चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। ऋण चिन्ह के साथ दर्शाते हैं या लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्या बताया गया,
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भैया कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो ऊष्मा की मात्रा होगी वह क्रिया कारक की तरफ जो होगा धन चिन्ह के साथ या उत्पाद की तरफ जो होता है ऋण चिन्ह के साथ दर्शा सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं इंग्लिश में, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which energy are absorbed the inside are known as endothermic रिएक्शन। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा जो होगा अवशोषित होगा अंदर की तरफ, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखना है, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिप्रेजेंट the side of reactant यानी क्रियाकारक reactant with positive symbol and the side of product are written with negative symbol यानी ऋण चिन्ह के साथ इसको दर्शाएंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आप देखेंगे इसमें जो ऊष्मा की मात्रा होगा वह क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, और ऊष्मा की जो मात्रा होगा उसको हम देखेंगे जो क्रिया कारक होगा उसकी तरफ धन चिन्ह के साथ, और जो उत्पाद होगा यानी प्रोडक्ट होगा उसकी तरफ ऋण चिन्ह के साथ हम लोग दर्शाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा हो, उसमें ऊष्मा का जो है अवशोषण किया जा रहा हो, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो होता है N2 प्लस O2 का अपक्रिया कराते हैं, तो ये बनता है जो आपका N2O2, ठीक, N2O2 में यानी यह बनेगा 2NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसकी अपक्रिया कराएंगे भैया तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, और यह जो होगा 45 किलो कैलोरी ऊर्जा को लेगा। कितना, 45 किलो कैलोरी। तो इसमें उत्पाद की तरफ हम इसको क्या करेंगे, माइनस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। इसी को हम जो है दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए N2 प्लस O2, अगर इस साइड हम प्लस के साथ जितनी ऊष्मा ले रहा है उसको हम लिख देते हैं, जैसे 45 किलो कैलोरी। अगर इस ऊष्मा को लिख दिए तो यहाँ पर 2NO बना। अब यहाँ पर माइनस के साथ हमको इसको दर्शाना नहीं है। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में यही बताया गया था। जो यहाँ पर क्रिया कारक होते हैं, क्रिया कारक में अपक्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद बनेगा उसमें जितना ऊष्मा अवशोषित हो जाएगा उसको हम उत्पाद की तरफ ऋण चिन्ह के साथ, और क्रिया कारक जो अभिकारक होते हैं उसकी तरफ धन चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में देखिएगा क्या दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं जैसे कार्बन सल्फाइड होता है, क्या होता है, कार्बन होता है और सल्फर होता है। इसकी अपक्रिया कराएंगे भैया तो कार्बन और सल्फर की अपक्रिया कराने से कार्बन सल्फाइड बनता है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की, जो कि कैलोरी के रूप में लेती है। इसमें माइनस कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, माइनस 20,000
किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए इधर हम इसको जो है माइनस चिन्ह के साथ लिखे हैं और यही कार्बन और सल्फर के साथ जो है प्लस में 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा को अगर लिख दें तो इधर हमको सिर्फ CH2 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रिया कारक की तरफ जितनी ऊष्मा अवशोषित हो रहा है उतना हम इसको पहले से दे चुके हैं बाहर से। तो यह इस प्रकार की अपक्रिया जो होगी ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पर जो है हम लोग सेकंड जो है पार्ट में 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें हमारा क्या क्या था। एक जो है वियोजन अपक्रिया था, वियोजन या अपघटन। दूसरा विस्थापन था। तीसरा जो है ऊष्माक्षेपी और यहाँ पर जो है ऊष्मा शोषी अपक्रिया पढ़ लिया गया। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, छठवां रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे भैया। यहाँ पर जो है अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, अनुत्क्रमणीय के बाद अगला हेडिंग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसके अलावा जो है पढ़ेंगे भैया अपचयन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, अपचयन अपक्रिया। इसके अलावा जो है एक रिएक्शन और पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं दोनों एक साथ होंगी तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अपक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी यहाँ पर अनुत्क्रमणीय नहीं उत्क्रमणीय को पढ़ना है क्योंकि अनुत्क्रमणीय पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अलावा जो है ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपचयन जो है इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और जो अपक्रिया दोनों साथ में हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है ऑक्सीकारक क्या होता है, क्या पढ़ना है हम लोगों को, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा जो पढ़ना है वह पढ़ना है अपचायक, यानी अपचायक जो होते हैं इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा इसमें 2 हेडिंग और पढ़ना है। एक जो है आपका संक्षारण पढ़ना है, संक्षारण जिसको क्या कहते हैं, कोराइजन कहते हैं। और इसके अलावा जो है लास्ट हेडिंग जो पढ़ना है हमको विकृत गंधिता पढ़ना है, विकृत गंधिता जिसको रेंसिडिटी बोला जाता है, रेंसिडिटी। तो यहाँ पर जो होगा ये हमारा रासायनिक अपक्रिया 3 पार्ट में समाप्त होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉच, धन्यवाद।